Assalamu alaikum students, welcome to grade 10. Today we are going to start our physics course. We are starting from year number 10, simple harmonic motion and waves. In today's lesson we are going to discuss the introduction of simple harmonic motion and an example of simple harmonic motion, that is mass attached to a spring. Students, in this unit we are going to discuss a special type of vibratory motion, simple harmonic motion in detail, and at the end we will discuss characteristics of waves. So we are starting from the introduction of simple harmonic motion. Students, in class 9 we have discussed about vibratory motion. A body is said to be vibrating if it moves back and forth about some fixed position. Vibratory motion को oscillatory motion भी कहते हैं because vibration के लिए एक और term use होती है, that is oscillation. Vibration basically किसी vibrating body का about the mean position एक complete round trip है. अगर हम वाइब्रेटरी मोशन की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें तो उसमें आता है मोशन ऑफ अ स्विंग, मोशन ऑफ बेबी क्रैडल, मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक. ये तमाम एग्जांपल्स हैं वाइब्रेटरी मोशन की. अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन. आगे हम मैस स्प्रिंग सिस्टम में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ वी हैव साइड इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू स्पाइडर. मार्क दिस इंफॉर्मेशन फॉर एमसीक्यूज. अ स्पाइडर डिटेक्ट्स इट्स प्रे ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द वेब. ये स्पाइडर का वेब है और इस वेब में कोई भी इंसेक्ट अगर आएगा तो इसकी प्रेजेंस से वेब में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी और इन वाइब्रेशंस की हेल्प से स्पाइडर इनका शिकार कर सकेगा. नेक्स्ट वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव mass spring system. A spring is attached to a mass and this arrangement is placed on horizontal surface. Next we have a bob attached to a spring and this is called simple pendulum. ये भी simple harmonic motion की एक example है. At the end we have a system of ball and bow. That is an example of simple harmonic motion. Now we are going to discuss mass attached to a spring in detail. Right question. Explain simple harmonic motion of a mass attached to a spring. This is the arrangement of mass attached to a spring, mass spring system. Here we can see a mass m is attached to a spring. दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो स्प्रिंग एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड है और ये अरेंजमेंट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है. इफ यू टॉक अबाउट द इनिशियल पोजीशन दैट इज मीन पोजीशन, तो इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पे है. स्प्रिंग अभी ना तो स्ट्रेच हुआ है ना ही कंप्रेस हुआ है. मैस एम मेन पोजीशन ओ पे है. अभी स्प्रिंग की फोर्स 0 है. If the spring is stretched or compressed through a small displacement x from its mean position, it exerts a force F on the mass. आप सिंपली यहाँ पे हेडिंग मार्क कर ली, हुक्स लॉ इंटरप्रिटेशन. सिंपली अगर हम इस स्प्रिंग को इसकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे, हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए, तो क्या होगा, मैस एम जो इनिशियली मेन पोजीशन ओ पे है वो एक्सट्रीम पोजीशन ए पे चला जाएगा बाय कवरिंग डिस्प्लेसमेंट एक्स. जब तक स्प्रिंग मेन पोजीशन पे था स्प्रिंग की फोर्स 0 थी, लेकिन जैसे ही हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है तो स्प्रिंग की फोर्स एक्शन में आ जाएगी जो स्प्रिंग को इसकी इनिशियल पोजीशन में वापस लाना चाहेगी. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. अगर हम इस फोर्स की बात करें, स्प्रिंग की वो फोर्स जो कि स्प्रिंग को दोबारा उसकी इनिशियल पोजीशन में लाना चाह रही है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. अगर हम बात करें मेन पोजीशन की, तो मेन पोजीशन पे ये फोर्स 0 थी, लेकिन जैसे ही हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है, स्प्रिंग को उसकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब किया है, तो फौरन से ये फोर्स एक्शन में आएगी और उसको विद इन इलास्टिक लिमिट उसकी मेन पोजीशन पे वापस लाना चाहेगी. लेकिन अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच ना किया जाए तो ये फोर्स 0 होगी. जैसे जैसे ये फोर्स एक्शन में आएगी वैसे वैसे ये मैस एम मेन पोजीशन की तरफ वापस आएगा. ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन के. यानी जब तक हम स्ट्रेच नहीं करेंगे, जब तक हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक ये फोर्स एक्शन में नहीं आएगी और हम विद इन इलास्टिक लिमिट जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ही ये फोर्स बढ़ेगी. हियर वी हैव अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये फोर्स F जो स्प्रिंग की फोर्स है, जो इसे इसकी इनिशियल पोजीशन में वापस लाना चाह रही है, मींस मेन पोजीशन पे लाना चाह रही है, ये हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है. एंड इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होता है. तो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शंस की वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आता है, लेकिन अगर दोनों के मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही ये फोर्स एक्शन में आएगी। नेक्स्ट वी हैव के इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। राइट हेडिंग स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, वी हैव k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फॉर द मेन पोजीशन की एक रेशो है। सो नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट स्प्रिंग कांस्टेंट फर्दर, स्प्रिंग कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। कोई स्प्रिंग कितना स्टिफ है ये k की वैल्यू बताती है। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट हार्ड स्प्रिंग्स या स्टिफ स्प्रिंग्स, तो स्टिफ स्प्रिंग्स की वैल्यू k की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, एंड इफ वी टॉक अबाउट सॉफ्ट स्प्रिंग्स, तो सॉफ्ट स्प्रिंग्स के लिए k की वैल्यू स्मॉल होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। वी आर गोइंग टू यूज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, f इज इक्वल टू ma, और हम सिंपली स्प्रिंग कांस्टेंट की फॉर्म में f की जगह ma पुट करेंगे और इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। एक्सेलरेशन को एक साइड पे रहने देंगे और बाकी तमाम पैरामीटर्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो हियर वी हैव a इज इक्वल टू माइनस k ओवर m इंटू x। अगर हम बात करें k की, k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर हम बात करें mass की, mass इज अ कांस्टेंट। इन दोनों टर्म्स को एज कांस्टेंट अगर हम ट्रीट करें तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मींस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। It means that acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the main position. Hence, we can say that horizontal mass spring system is an example of simple harmonic motion. Negative sign की interpretation यही है कि दोनों की direction opposite है, means acceleration is directed towards the mean position and displacement is directed towards the extreme position. इस वजह से यहाँ पे negative sign आया है। Acceleration को अभी हम speed के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position. Restoring force वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को हमेशा मेन पोजीशन की तरफ वापस लाती है। तो यहाँ पे हमने देखा इनिशियली mass m was at rest, यानी अभी स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं हुआ, ये मेन पोजीशन पे है। लेकिन जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई करके स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है तो फौरन से स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आ गई और इसको मेन पोजीशन पे वापस लाने के लिए काम शुरू कर दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड स्पीड, कि स्पीड और एक्सेलरेशन डिफरेंट पॉइंट्स पे कैसे चेंज हो रहे हैं। सो राइट हेडिंग स्पीड एट डिफरेंट पोजीशंस। स्पीड को डिस्कस करने के साथ साथ ही हम एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट से डिस्कस करते हैं। इनिशियली mass m is at rest and at mean position O. इनिशियली इस पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने mass को पुल किया है थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट x, तो फॉरन से रीस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आएगी, दैट विल पुट द mass टुवर्ड्स द मेन पोजीशन O. इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, mass इस एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं रुकेगा, ये टुवर्ड्स मेन पोजीशन आएगा और मेन पोजीशन की तरफ आते हुए इसकी स्पीड या वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। mass जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है तो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो रही है, और जब ये मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा तो मीन पोजीशन पे आते ही इसकी रीस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का पर्पस ये है कि ऑब्जेक्ट को या स्प्रिंग को उसकी इनिशियल यानी कि मेन पोजीशन पे लाया जाए। तो जैसे ही हमने स्ट्रेच किया था रीस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आई थी, और जैसे ही ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम से मीन की तरफ वापस आएगा तो मीन की तरफ आते हुए आहिस्ता आहिस्ता रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा और मीन पे आके रीस्टोरिंग फोर्स बहुत मिनिमम हो जाएगी, या आप कह लें कि जीरो हो जाएगी। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया है कि एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज होती है, तो इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे स्टॉप नहीं करता, मैस यहाँ पे नहीं रुकेगा और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा, दैट इज बी। अब जब मैस मेन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा तो दोबारा से रीस्टोरिंग फोर्स भरना शुरू हो जाएगी, जो कि दोबारा इसको इसकी मेन पोजीशन पे लाने के लिए काम करेगी। फिर क्या होगा, मैस m इस एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं रुकेगा, फिर दोबारा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मेन पोजीशन की तरफ आएगा, अगेन मेन पोजीशन की तरफ आते हुए इसकी स्पीड बढ़ेगी या वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन मेन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज होगी, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट मेन की तरफ वापस आएगा। तो मेन की तरफ वापस आते हुए दोबारा से स्पीड इंक्रीज हो रही है और रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, जो कि मेन पोजीशन पे आके जीरो हो जाएगा। अब दोबारा से इनर्शिया की वजह से ये मैस
मीन पोजीशन ओ पे नहीं रुकेगा और ये फिर दोबारा से एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ चला जाएगा। फिर इस केस में दोबारा से रीस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आएगी और दोबारा से इसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगी। ये टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन चलती रहेगी जब तक के तमाम की तमाम एनर्जी फ्रिक्शन के खिलाफ खत्म नहीं हो जाएगी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्पीड को। स्पीड इज इंक्रीजिंग व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन की तरफ आते हुए स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब मेन पोजीशन की तरफ आते हुए जब स्पीड इंक्रीज हो रही है यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की भी यही डायरेक्शन होगी। हमने क्लास 9 में डिस्कस किया था अगर वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इन दिस केस तो यहाँ पे एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होगी। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट मीन से एक्सट्रीम की तरफ होता है और इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इनिशियली हमने एक रिलेशनशिप डिस्कस किया था एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट टू द मीन पोजीशन है, क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ आते हुए वेलोसिटी बढ़ रही थी, इस वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में थी। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन डिक्रीज हो अगर वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन आपको नजर आ रही है। हियर ब्लैक एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड ग्रीन एरो इज रिप्रेजेंटिंग द स्पीड एंड the red arrow is representing the acceleration. That's all from the explanation of the mass spring system. Now we are going to discuss about the time period. Time period of the simple pendulum of a mass attached to a spring can be found using the following formula. We have time period is equal to 2 pi square root m over k. M is the mass of the body that is attached to the spring या वो block जो हमने spring के साथ attach किया था, and k is the spring constant. अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड करना हो इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव सम साइड इंफॉर्मेशन. We have tidbits. Mark these tidbits for MCQs. A human eardrum can oscillate back and forth up to 20,000 times in 1 second. Eardrum की बात हो रही है, ये 20,000 times 1 second में oscillate कर सकता है. Next we have for your information related to kinetic energy and potential energy in case of mass spring system. We have kinetic energy maximum at the mean position and potential energy minimum at the mean position. We know that mean position पे आते हुए या mean position पे ऑब्जेक्ट की या मास की स्पीड मैक्सिमम होती है एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर. अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी. एट द मीन पोजीशन स्पीड इज मैक्सिमम सो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम. इफ यू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है ऑन द हाइट और ऑन द पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो यहाँ पे अभी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. इफ यू टॉक अबाउट द एक्सट्रीम पोजीशंस तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाते हुए स्पीड डिक्रीज होती है. स्पीड डिक्रीज होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी. और अगर हम बात करें पोजीशन की तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम. और यही केस दूसरी साइड के एक्सट्रीम पोजीशन के लिए भी होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. नेक्स्ट वी हैव क्विक क्विज. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल? So answer for this quick quiz is amplitude divided by under root 2. Amplitude क्या है? Amplitude is the maximum displacement between the mean and extreme position. यानी O से A तक का distance. हमने वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है जिसपे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगे. यानी यहाँ पे हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएं. तो वो पॉइंट है एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2. स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा. आपने इस टॉपिक की तमाम हेडिंग्स बुक में मार्क करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन भी लर्न करनी है, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है. गुड लक. अल्लाह हाफिज.